魔界の空でピカピカちびやくまでも心はプラ笑って走ってドキドキルンちょっと変なパワーがバン黒い翼フラフラスウェイでも夢を諦めくブライトネスプレイ子供みたいにほらほらおい俺はまだまだ just a boy 体充電ときめく日周りが動くスピードに止まらねえよ胸がブンブン小さな悪魔のライジンブルーム I just a boy 羽ばたくよ in this wild night アピールに叫ぶ my boy それはただの just a boy हेलो आई एम डॉक्टर श्रुति आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिनका फ्रेम निकल के अभी 8 डेज ही हुए हैं। तो जानते हैं इनका अब तक का एक्सपीरियंस हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में कैसा रहा है। Hi, my name is Tanya from Mumbai. I gained 6.5 centimeter. 3 months हो चुके हैं मुझे। अभी तक ठीक था, जर्नी ऑन ऑफ था, पेन था, कभी नहीं था। आपका टारगेट कितना था जब आप यहाँ पे आए थे? टारगेट 7 सोच के आई थी, बट बर्निंग ड्यू टू बर्निंग मैंने स्टॉप कर दिया। कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने Yes. ठीक है। तो अभी जानते हैं कि आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक कैसा था जब आप फ्रेम्स में थे? फर्स्ट 5 डेज हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे 2 टाइम फिजियो होता था। देन 5th डे हम रिहैब में शिफ्ट होते हैं एंड 8th डे से हमारी लेंथनिंग स्टार्ट होती है जो कि 1 mm पर डे होता है। देन स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा पेनफुल था, बट बाद में यूज टू हो गया था फ्रेम्स में एंड आफ्टर 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बर्निंग आता है। मेरा टारगेट 7 था, बट मैंने 6.5 में ही स्टॉप कर दिया था ड्यू टू बर्निंग। ओके तो फ्रेम्स के साथ खुद को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है? लाइक स्टार्टिंग के 5 डेज या फिर 10 डेज कितने दिन लगे आपको उसको यूज टू होने के लिए? मतलब पूरी डेली एक्टिविटीज करना, स्लीप डिस्टर्ब होना या फिर खुद को ट्रांसफर करना, तो कैसे मैनेज किया आपने उन चीज़ों को? पहले तो जब मैंने फ्रेम्स को देखा किसी और के में, इट लुक्स स्कैरी, बट जब मेरा सर्जरी हुआ तो वो नॉर्मल हो गया था वो चीज़ कि ठीक है। एंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है स्लीपिंग में, बट वो मैनेज हो जाता है। तो वो डिस्कम्फर्ट खोया, बट जो मिल रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो आप यहाँ पे? लाइक आपका रूटीन क्या रहता है रिहैब सेंटर में? यहाँ पे 2 बार फिजियो होता है और एक मॉर्निंग सेशन एक इवनिंग सेशन, तो पूरा टाइम उसी में ही चला जाता है। ऐसा पहले सोचा था कि कैसा टाइम निकलेगा रिहैब में ये वो, बट यहाँ पे पता चला इतना बिजी स्केड्यूल हो गया कि कुछ और का टाइम ही नहीं मिला। फिजियो में ही इतना थक जाते, आके सो जाते, फिर फिजियो जाते, फिर मतलब ऐसा चलता है। ओके तो ये डिसाइड करना कि आपको एक सर्जरी प्लान करनी है लाइक हाइट इंक्रीज करने के लिए, तो वो डिसाइड करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? एज अ फीमेल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट मैंने ले लिया डिसीजन क्योंकि हाइट तो चाहिए ही था। बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी खाए थे, बट कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट ऑप्शन था सर्जरी। यूट्यूब पे आ गया ऐड और मैंने थोड़ा सा सर्च वर्च किया, देन आई बुक। आप कितने टाइम से सर्च कर रहे हैं हाइट इंक्रीज के लिए? मैंने सर्जरी के 5 महीने पहले ही ये देखा था हाइट इंक्रीज इन्फो, और मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह किया और मैंने बुक कर दिया। आपने लेकिन क्यों डिसाइड किया कि आपको हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में जाना है? मैं आई थिंक ये बेस्ट रिहैब है और कोई रिहैब है नहीं है सच। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, फीमेल्स के लिए फीमेल केयर टेकर है, 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। कोई भी इशू आता है मिडनाइट भी डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज बेस्ट। ओके तो जब आप ये प्लान कर रहे थे सर्जरी, तो उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें करी? लाइक खुद को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करी? अगर कोई फीमेल फ्यूचर में करवाना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? एज अ फीमेल मैं तो बहुत डरी हुई थी क्या होगा कैसा होगा, बट यहाँ पे आई तो बहुत सही लगा। लोगों के ये क्वेश्चंस भी होते हैं, क्या हम फ्रेम लगवा के लाइक सर्जरी करवा के हम लोग अपने घर पे चले जाएं? तो आप हमें बताइए कि रिहैब में रुकना इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिहैब में रुकना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेम्स के साथ हम घर नहीं जा सकते। पिन्स लगी रहती है, वीकली ड्रेसिंग होती है और पिन कटिंग होता है, और कोई भी पेन आ जाए हम मैनेज
मैनेज नहीं कर पाते घर पे, नर्व इशू आ जाता है, मसल पेन होता है, बर्निंग होता है, तो ये सॉल्यूशन डॉक्टर ही देंगे, घर पे हम नहीं कर सकते इसका। जैसे बताना होता है कि लेंथनिंग कितनी करनी है, या फिर अगर नर्व का इशू आ रहा है को रिड्यूस करना है या स्टॉप करना है। आया था 5 के बाद, तो मुझे सर ने बोला था कि आपको कम करना है, तो मैंने 7.5 स्टार्ट किया था, उसके बाद और कम किया था, 0.5 भी किया था, और 1 वीक मैंने स्टॉप भी कर दिया था क्योंकि मुझे इशू आ रहा था। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है या कितना मैनेज कर पा रही है। और फिजियोथेरेपी के क्या रोल है यहाँ पे, क्यों इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग लेंथनिंग? फिजियोथेरेपी के लिए ही आई थिंक यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये भी घर पे नहीं मिल सकता। ये ट्रेंड थेरेपिस्ट है, क्योंकि इनको ही पता है कि ये क्या लेंथनिंग की चीज़ इनको ही पता है, दूसरे थेरेपिस्ट आई थिंक नहीं कर पाएंगे वो चीज़, तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट का तो मेन रोल है। आप डिफॉर्मिटी से कैसे बच सकते हैं? लाइक बैलरीना को अवॉइड करना है आपको, F50 अवॉइड करनी है आपको, मसल्स को कैसे मैनेज करना है, तो ये चीज़ें आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो अभी जैसे आपके फ्रेम्स को निकल के 8 डेज हुए हैं, तो फ्रेम्स में और फ्रेम्स निकलने के बाद अभी कैसा फील कर पा रहे हो आप? अभी तो जन्नत फील कर रहे हैं। काफ़ी बेटर लग रहा है, काफ़ी लाइट। स्लीपिंग बहुत अच्छा है, पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बट कैसे भी अब सो सकते हैं, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी जब रिकवरी स्टार्ट होगी, स्टैंडिंग स्टार्ट होगी, वॉकिंग स्टार्ट होगी, तो हम आगे पोस्ट करते रहेंगे इनकी वीडियोस, प्लस एक फाइनल इंटरव्यू जाने से पहले। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग या फिर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।